हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अपना जो चैप्टर है वो क्या चल रहा था। हम देख रहे थे कि बेल्जियम और आपका श्रीलंका में क्या स्थिति है, यानी कि सत्ता की साझेदारी को लेकर हमारा मुख्य टॉपिक था। और बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह की स्थिति थी, वहां पर कानून कैसे बने, इन सबको हम लोग आपका देख चुके हैं। क्लियर है? इस पर हम लोगों ने बात कर ली एक एक करके, सारी चीजों को हमने गौर करके देख लिया। ठीक है, इतना देखा, इतना पढ़ा, इतना समझा हमने, ये सारी चीजें कर ली। ठीक, सत्ता की साझेदारी क्यों होती है, किस प्रकार है। अब हम बात कर रहे थे खलील की उलझन की। जो खलील है उसकी उलझन बेसिकली क्या है, ठीक है, इसकी उलझन पर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, चलिए। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे और कुछ बुनियादी नियमों को सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार यह तय हुआ कि देश के का राष्ट्रपति मेनोनाइट पंथ का या कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। क्या डिसाइड किया गया कि अगर देश का राष्ट्रपति आपको बनाना है तो कौन होना चाहिए, मेरोनाइट पंथ या फिर कैथोलिक का ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है, और कह रहा जो सुन्नी है वो ही आपका प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं। ये दो कैटेगरी है ईसाई में, ऑर्थोडॉक्स और आपका कैथोलिक। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक। संसद का अध्यक्ष आपका सिया मुसलमान के लिए तय हुआ। संसद के जो अध्यक्ष है वो क्या हुआ, सिया मुसलमान। इस समझौते के अनुसार आगे कोई ईसाई फ्रांस आरक्षण की मांग नहीं करेगा। मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग को छोड़ने पर सहमत हुए। और ये बात तय हो गई कि सीरिया एक की जो मांग है एकीकरण की, वो उनको छोड़नी पड़ेगी। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग समान थी। दोनों एक ही समान रूप से बहुमत पर आ गए। दोनों पक्ष भी समझौते को आदर करे, उनको मान लिया। खलील इस बार समझौते की बड़ी गड़बड़ी लगी। वह राजनीतिक महत्व को देने वाला लोकप्रिय व्यक्ति है। वह मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए सबसे बड़े पद पर पहुंचा है। वह ना तो मां के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं है कि किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ नहीं आता कि लेबनान और अन्य लोकतांत्रिक क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराए जाएं, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दी जाए, जिससे सब ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो, लेकिन भले ही बुजुर्ग युद्ध गृह देखा हो। उसका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। कह रहे जो मौजूदा व्यवस्था है ये शांति की सबसे अच्छी गारंटी है, ऐसी उसने बात की। यही व्यवस्था सबसे बेस्ट है और इसी व्यवस्था ने शांति बना रखी है। और लेबनान का जो गृह युद्ध है इसी की वजह से शांत हुआ। तो देखिए, हमने नेपाल की स्थिति को, श्रीलंका की स्थिति को पढ़ा कि श्रीलंका में कैसे कॉन्फ्लिक्ट था और कैसे वो गृह युद्ध बहुत लंबे समय के बाद समाप्त हुआ। उसके बाद हमने बेल्जियम को देखा कि बेल्जियम ने कितनी समझदारी के साथ चीजों को निभाया, कि वहां पर श्वेत और अश्वेत का जो भेदभाव था कैसे उन्होंने उसको दूर किया और कैसे अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया और लोगों ने उसको भली भांति उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमने लेबनान की राजधानी मतलब आपका लेबनान को पढ़ा कि लेबनान में कैसे आपका ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, कैथोलिक हैं, आपका शिया और सुन्नी मुसलमान हैं, उनके बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया, ये हमको देखा ताकि गृह युद्ध को शांत कर सके। तो हर जगह अलग अलग चीजें। आगे बढ़े, देख लिया
खलील की उलझन आखिर में शांत कैसे हुई? अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, कह रहे कि कभी कहानी खत्म नहीं हुई है कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए, वहां रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म कर अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबलोन का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? पुरानी व्यवस्था क्या चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम की इस बातचीत के समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में कोई स्पष्ट जवाब है तो आप फिर नहीं बता सकते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कह रहे अगर आपने आंसर नहीं दिया गाड़ी नहीं चलेगी आपकी। विक्रम बेताल की बड़ी फेमस कहानी है, अगर कभी मौका मिले पढ़िएगा जरूर। ठीक है, राजा होता है विक्रम, विक्रमादित्य, और बेताल उसकी पीठ पर बैठकर उसको कहानी सुनाता है। बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल पर जवाब देने में मदद कर सकता है, वो आपकी मदद को देखता है। सत्ता की साझेदारी के रूप, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। कह रहे जो राजनीतिक सत्ता है उसका जो बंटवारा है वो आपका नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के साथ विरुद्ध सत्ता की समझदारी का विचार सामने आया। लंबे समय तक यही मान्यता चलती आ रही थी कि सरकार सारी शक्ति एक ही व्यक्ति या एक किसी खास स्थान पर रहने वाले किसी समूह के हाथ में रहनी चाहिए, यही विचार था। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उसको लागू करना संभव नहीं होगा। एक ही अवधारणा थी, मान लो अगर शक्ति फेल हो गई, बिखर हो गई, तो उस समय कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो फैसला कौन लेगा? देखिए ये बात कुछ ठीक सी लगती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता या पावर आ जाएगी तो वो निरंकुश बन जाएगा। तानाशाह जैसी प्रवृत्ति आ सकती है। मान लीजिए किसी देश की पूरी ताकत आपके हाथ में हो तो आप क्या नहीं कर सकते? तो ये सारी चीजें, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचार को उचित सम्मान दिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि विभिन्न समूह और उनके विचार में उनको उचित सम्मान दिया जाता है और सब सार्वजनिक नीतियां तय करने की सबकी बातें शामिल है कि भैया जो सार्वजनिक पॉलिसी हैं और सबकी बातों को शामिल होती है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है। कह रहे जो लोकतांत्रिक शासन है उन्हीं को अच्छा मानते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता हिस्सेदार बन जाता है। क्या होता है, ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो क्या होता है साझेदार बन जाते हैं किसी सत्ता में। ठीक, अब यहां दिखाया गया है कि व्लादिमीर यानी कि जो पुतिन है, पुतिन की सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथों में है, ऐसा पुतिन और रूस मान रहे हैं। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने। इस कानून को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां सौंपी गई। ऐसा कानून बना जिसमें 2005 में कि उन्हें सौंपा गया। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया और ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण का संबंध है। यह चीज की तरफ ध्यान खींचता है कि उनकी पुष्टि में क्या और कुछ पर्यटन है, ये हम देखते हैं। क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें, कैसे बिखरा है कानून, कैसी व्यवस्था चली है, क्या कुछ है, इस पर बात की गई। ठीक, चलिए देख लिया इतना। अब देखिए, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल पर गौर करें। ये बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण हैं कि लोकतंत्र में कुछ उदाहरण कैसे हो सकते हैं या कह सकते हैं उनकी विशेषता क्या है, उसके तौर पर ध्यान दीजिए। पहला बहुत जरूरी है, शासक
यानी कि जो व्यवस्था है, जो शासन है, उसका अंग है विधायिका, यानी कि जो लॉ बनाती है, कार्यपालिका जो काम करती है, न्यायपालिका जो आपका हमारे हमको न्याय देती है, जो कोर्ट वगैरह। तीनों के बीच सत्ता का बंटवारा है, यानी कि विधायिका अपने आप में सेपरेट है, कार्यपालिका अपने आप में अलग है और न्यायपालिका अपने आप से, तीनों का एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं है। ठीक। और क्या है, सत्ता का बंटवारा रहता है, यानी कि सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कैसे क्या काम करेगा। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग का एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग है। अंग एक ही है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सबका पावर ऑफ सेपरेशन है। ऐसे बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, कोई भी अंग है वो दूसरे पर कंट्रोल रखेगा। इसे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में हम कक्षा 9 की कक्षा में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कक्षा 9 की कक्षा में। हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है और यह सांसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा करती है। यह न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर लगती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। आप देखते हैं जब भी कुछ बिगड़ता है तो क्या होता है, न्यायपालिका कार्यपालिका में अपना बाप के इंटरफेयर करती है और उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है। बहुत बार कोई मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसमें एंट्री करता है और बताता है आप ये नहीं कर सकते। तो ये व्यवस्था क्या है? ये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। तो ये कुछ उसके क्या है, रूप है कि देखिए आपको देखने को मिलेगा कि कैसे उन पर होल्डिंग कैपेसिटी करे हुई है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। सोच के देखिए, कार्यपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका को अपॉइंट कर रही है। भाई राष्ट्रपति मिलकर, नेता विपक्ष मिलकर बहुत सारी टीम बनाकर किसी जज को या कोई जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग उनको चयन करते हैं। ठीक, न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा कानून पर अंकुश लगाती है। अब जो कानून बनाया है न्यायपालिका ने, विधायिका ने, कार्यपालिका उसको लागू कर रही है, अंकुश कौन लगा रही है उसपे? आपका न्यायपालिका। तो ये क्या है? ये एक पावर को बैलेंस और कंट्रोल करने की एक पॉलिसी है, या इस तरीके से हमने मेकिंग की है कि भाई अगर विधायिका कुछ गलत करेगी, कुछ ऐसा गलत कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको जीरो कर सकता है। क्लियर है? और कोई अगर इंप्लीमेंट वो ऐसा कर रही है जो उसके राइट्स में नहीं है, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रखी आप देख सकते हैं। कार्यपालिका और विधायिकालिका पर न्यायपालिका नियंत्रण रखता है, आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए आगे बढ़ जाए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? तो कार्यपालिका पर विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण है। आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और किसी प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकार रहे, होता है बहुत बार। अब केंद्र में कुछ अलग सरकार होती है, जो छोटे छोटे हमारे स्टेट हैं उनमें कुछ अलग हो सकती है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। जो आपके सेंट्रल लेवल पर जब आपके प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जो सरकार बनती है केंद्र लेवल पर, उसको क्या कहते हैं? केंद्र सरकार, संघ सरकार। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की सरकार को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, कहीं राज्य सरकार कह रहे हैं, दूसरे देशों में और कई नाम से जानते हैं। ठीक, कहीं प्रांतीय सरकार या क्षेत्रीय सरकार नहीं रहती, लेकिन हम इस तरह के देश में ऐसी व्यवस्था है और वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य की सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता मतलब होता है पावर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जिन पर सेपरेशन है कि केवल राज्य ही कानून बनाएगा, केवल संघ कानून बनाएगा, या दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। कुछ आपसे सूचियां भी रखी गई कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार होगा।
बेल्जियम में यह काम हुआ और श्रीलंका में नहीं हुआ। अब बेल्जियम में आप देखते हैं पावर ऑफ सेपरेशन किया गया, उसको बांटा गया, ठीक, श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकार के बीच के स्तर की सरकार के लिए सभी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी इकाई हैं जहां उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का ऊर्ध्वाधर और वितरण कहते हैं। हम अगले अध्याय में इस बात पर विचार और वो आपकी चर्चा करेंगे। ठीक, अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे बात कर रहे हैं आप कि उच्चतर है, निम्नतर है, न्यायपालिका, ग्राम पंचायत का पार्टीशन कैसे किया है। जैसे आप देखेंगे हमारे संघ स्तर पर संघ सरकार होगी, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होगी और लोकल लेवल पर ग्रामीण स्तर पर क्या है, स्थानीय सरकार, यानी कि ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है और उसके बाद जिला पंचायत है। वहां भी 3 स्तर को रखा गया है। क्लियर है? या आप इसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं किस तरह का पावर ऑफ आपका सेपरेशन किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषी, धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। अब आप पावर ऑफ, अगर आप सत्ता को बांटना चाहते हैं, कैसे बांटेंगे? उस सामाजिक समूह है उसके अनुसार, कोई भाषा समूह हो सकता है, कोई मसलन हो सकता है, कोई भाषीय, कोई आपका धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। बेल्जियम में आपका सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। सामुदायिक सरकार कहाँ बनी? बेल्जियम में। इस चीज को ध्यान रखा गया। कुछ देश के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने पहले देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और बाप के प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदार देने की है। कैसी है? इस व्यवस्था में आपका विधायिका और प्रशासन के अलग अलग सामाजिक समूह हिस्सेदारी देने के लिए, ताकि लोग खुद को शासन के अलग अलग ना समझे और अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाए। यानी कि कोई भी समूह या वर्ग आपका सत्ता से नहीं बचना चाहिए, उसको विधायिका और प्रशासन में उसका हर समाज उसका प्रतिनिधित्व करे, ठीक, और ये ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये हमको देखना है। भागीदार देने का कोई अलग तरीका है तो हम इकाई सेकंड में आपकी चर्चा करेंगे। दूसरी इकाई में हम लोग चर्चा कर लेंगे भाई क्या पैटर्न है, किस तरीके की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक, देख लिया? चलिए देखिए, चले बच्चों आगे बढ़ जाए। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, उस पूरा के सत्ता के बंटवारे को, लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने देखने और जानने का प्रयास किया। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।